हेलो एवरीवन, ये हम पॉलिटी की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर कर रहे हैं जो कि पार्ट थर्ड में 12 से 35 तक गिवन है। आर्टिकल 12 से 35 तक गिवन है, ठीक है। तो अभी तक हम जो है 19 आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है आर्टिकल 20 करेंगे। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें जो है प्रोटेक्शन दी गई है किसी भी पर्सन को जो कि कन्वर्ट करता है कोई ऑफेंस को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन। किसी भी तरह के आर्बिट्री एक्शन के खिलाफ या फिर किसी भी तरह की जो एक्सेस पनिशमेंट है उसके खिलाफ जो है प्रोटेक्शन मिली है। एक्सेसिव पनिशमेंट का यहाँ से मतलब है कि जैसे मान लो जिसने जितना बड़ा गुनाह किया है उसको उतनी ही सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि आप जो है किसी और के गुनाहों की सज़ा भी उसी को दे दें या किसी और के क्राइम की जो है सज़ा भी वो ही भुगते। तो जिसका जितना जैसा क्राइम होगा उसको सज़ा भी वैसी ही मिलेगी। टू एन एक्यूज पर्सन, चाहे वो सिटीज़न हो, चाहे फॉरेनर हो या फिर कोई लीगल पर्सन हो, जैसे कि कोई कंपनी या कॉरपोरेशन। इनमें फर्स्ट प्रोविज़न क्या है? नो एक्सपेक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब इम्पोजेस पेनाल्टीज रिट्रोस्पेक्टिवली। इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी के ऊपर जो है पीछे जाकर पेनाल्टी जो है, समय से पीछे जाके पेनाल्टी जो है नहीं लगाई जाएगी। मतलब जैसे आज की डेट में किसी ने क्राइम किया है तो आप पिछले 2 साल की आप और पीछे जाके मतलब उसको उस पर मतलब क्राइम की पेनल्टी नहीं लगा सकते। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द commission of the act, nor subject to the penalty greater than that prescribed by law in force that time of the commission of an offences। और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है shall be convicted to any offense, जिसने कोई भी ऑफेंस को कन्विक्ट किया है एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन इन फोर्स एट दैट टाइम। मतलब नो पर्सन, किसी भी पर्सन को जो है कन्विक्ट नहीं किया जाएगा सिवाय वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम। मतलब किसी ने कोई वैसा जो कि कानून में लिखा गया उसके खिलाफ जाके कोई काम किया हो, उसके अलावा किसी को भी किसी काम के लिए पनिश नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट टू द पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय लॉ। और जितनी पेनल्टी उस मतलब कि जैसे एक लॉ बना हुआ है, ठीक है, पहली बात तो किसी ने उस लॉ का उल्लंघन करा है, उस लॉ के खिलाफ जाके कोई काम करा है, तभी उसे पनिशमेंट मिलने का अधिकार है, ठीक है, तभी आप उसे पनिशमेंट दे सकते हो। फिर उस लॉ के अकॉर्डिंग ही दे सकते हो। जैसे उस लॉ को ब्रीच करने के लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट्स का भी प्रावधान है कि भाई ब्रीच करने पर इसको ये पनिशमेंट मिलेगी। तो आप जब उसको वो बंदा जो है या सिटीज़न हो चाहे फॉरेनर हो या कोई लीगल इंस्टीट्यूशन हो, लीगल कंपनी हो, तो ऐसे लोग अगर वो लॉ को ब्रीच करते हैं तभी उन्हें वो पनिशमेंट मिलेगी और वो पनिशमेंट उतनी ही होगी जितनी उस लॉ को ब्रीच करने पर मिलनी चाहिए। मतलब वो उससे ज़्यादा आप जो है किसी भी मतलब हद तक जाके आप उसे पनिश नहीं कर सकते। उसका एक दायरा है कि उसे कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो पर्टिकुलर लॉ में प्रिस्क्राइब्ड होगी या ऐसे इवॉल्व हुई हो समय के साथ कि भाई पर्टिकुलर क्राइम के लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट दी जाएगी। द लिमिटेशन इज़ इम्पोज्ड ओनली विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, नॉट सिविल लॉज और टैक्स लॉज। अब इसमें ये कहा गया है कि जो ये लिमिटेशन दी जा रही है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज के लिए है, सिविल लॉज या टैक्स लॉज के लिए नहीं है। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखो सिविल लॉज हो गए या जैसे टैक्स लॉज हो गए। टैक्स में क्या है, आपने कर की चोरी करी है तो आपसे वहाँ तक का जो है कर वसूला जा सकता है जहाँ तक कि उनको लीगल लगता है, ठीक है। आपने अगर पूरे 3 साल से जो है क्या कहते मतलब कि टैक्स नहीं देते आ रहे हो, ठीक है, या कोई एक्ट लागू हुआ है जब से किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, पर्टिकुलर टैक्स को लेके हैं, और आपने जो है क्या कहते टैक्स देना मना कर दिया, मतलब नहीं दे रहे हो या किसी तरीके से आप मतलब उसको बचने की कोशिश कर रहे हो कि टैक्स ना देना पड़े, लूप होल्स का यूज़ कर रहे हो, तो फिर अगर ऐसे केस में आप कन्विक्ट हुए
तो फिर आप पर जो है पिछले जहाँ से वो टैक्स लगाया गया है, जहाँ से वो एक्ट इम्पोज हुआ है, आपको तब से जो है हो सकता है रिट्रोस्पेक्टिवली जाकर जो है पेनल्टी जो है लगाई जाए आप पर। मतलब ये आपको सज़ा इसी तरीके से मिलती है ना टैक्स वगैरह में, जो सिविल लॉज होते हैं कि भैया आपने अगर 10 रुपये का कोई नुकसान किया है, चोरी की है, तो आप पर फिर जो है 100 रुपये का नुकसान ठोक देते हैं वो लोग पीछे से ले जाकर, ताकि आप आगे फिर ऐसी कोई कोशिश ना कर सकें। लेकिन क्रिमिनल लॉज में ये लागू है, लेकिन सिविल लॉज और टैक्स लॉज में ये लागू नहीं है। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन। और ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में जिसको अरेस्ट किया गया है या जिसको रखा गया है निगरानी में, वो ये राइट को क्लेम नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हो जाता है कि जब लगता है ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिससे लगता है कि ना ये लोग कुछ खतरा करने वाले हैं, इनसे सोसाइटी को कोई खतरा होने वाला है, उन्होंने अभी तक क्राइम किया नहीं है, बस लगता है कि कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो क्या होता है ऐसे लोगों को ना सरकार या पुलिस द्वारा या लॉ द्वारा जो है, पहले ऐसा लॉ गिवन है मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको पहले ही वो वैसा कोई क्राइम ना करें, उसको रोकने के लिए उन्हें पहले ही मतलब कि अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है, ताकि आप पर्टिकुलर क्राइम ना कर सके। जैसे आपने सुना होगा कि मान लो कि कोई इलेक्शन वगैरह चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो लगता है कि भाई लोगों की बंदूकें वगैरह जब्त कर ली जाती हैं, या फिर किसी को लगता है कि पर्टिकुलर इंसान इस क्राइम से जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है क्या कहते मतलब ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाती है कि भाई वो जो है कोई क्राइम कन्विक्ट ना कर सकें। या फिर बहुत से लोगों को एक तरीके से बंदी मतलब बना लिया जाता है, या फिर उनको निगरानी में जो है कैद कर लिया जाता है, ताकि वो जब कैद में रहेंगे, पुलिस की निगरानी में रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि भाई वो पर्टिकुलर क्राइम को कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये इन लोगों द्वारा जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के द्वारा जो है कैद किया गया है या निगरानी में रखा गया है, वो ये पर्सन को वो लोग इस लॉ को वो मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमें जो है प्रोटेक्शन दीजिए इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। फिर क्या कहा गया है, नो डबल जेओपार्डी, नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। मतलब इसमें ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को किसी भी क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब अगर किसी क्राइम के लिए किसी पर्सन को एक बार सज़ा मिल चुकी है, तो फिर वो इंसान अपनी अगर सज़ा पूरी काट चुका है, तो फिर उसको उसी क्राइम के लिए दोबारा से सज़ा नहीं दी जा सकती। अवेलेबल ओनली ऑन proceedings before a court of law, judicial tribunal bodies, इंक्वायरी बाय द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आर एक्सेप्शन। मतलब ये सिर्फ किसके खिलाफ अवेलेबल है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। जब आपको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कोई कोई पनिशमेंट दी जाती है, या फिर जो जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स वगैरह होती हैं जहाँ पर आपको किसी क्राइम के लिए एक बार सज़ा दे दी गई, तो फिर आपको दोबारा उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ द्वारा जो आपको कोई सज़ा सुनाई जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। डिपार्टमेंटल मतलब जैसे भाई आपने कोई गलत काम किया, ठीक है, कोर्ट ने उसे सज़ा दी, आपको सज़ा दी, ठीक है, आपको कोर्ट ने सज़ा दी, तो आप उसके लिए मतलब एक बार ही हकदार हो कि भाई मैंने पर्टिकुलर क्राइम किया है तो मुझे एक बार सज़ा मिल गई। लेकिन जब आप वो सज़ा पूरी करके जब आप मान लो किसी ऑफिस में हो, किसी ऐसी जगह से जो है रिलेटेड हो, और आप ऑफिस में जाते हो, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब लोग हैं या जो डिपार्टमेंटल लोग हैं आपके, वो चाहें तो एक्शन ले सकते हैं। मतलब आप पर्टिकुलर किसी सज़ा में काट के आए हो, फिर उनको लगता है कि भाई आपको मतलब वो चाहे तो नौकरी से निकाल सकते हैं, तो आप ये कहो कि मैं सज़ा काट के आया हूँ इसलिए मुझे आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, या वो और किसी तरह की आपको जो पनिशमेंट देना चाहें, मान लो आपका प्रमोशन ना हो या कुछ मतलब कुछ भी ऐसा जो है बॉयकॉट हो जाए भाई सोसाइटी में आपका, या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कि भाई वो लोग नहीं, आपने ऐसा क्राइम किया है जिससे कि वहाँ पे जो सज़ा मिली वो तो ठीक है बाय लॉ थी, लेकिन वो लोग जो है डिपार्टमेंटल अगर इंक्वायरी कोई बिठाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्शन लेते हैं, तो उस पर वो जो है वो कर सकते हैं। मतलब ये एक्सेप्शन है डबल जेओपार्डी के केस में। फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपेल्ड टू द
to be a witness against himself, oral or documentary evidence. It only extend to criminal proceedings and not to civil proceedings. मतलब नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप किसी को खुद के खिलाफ जो है मतलब विटनेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते या उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप जो है अपने खिलाफ जो है गवाही दीजिए, आप अपने खिलाफ जो है एविडेंस प्रस्तुत कीजिए। आप इसके लिए किसी को जो है पनिश नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे होते हैं कि भाई आप जो है जैसे बोलते नहीं है गुनाह कबूल करो, गुनाह कबूल करो। आपने ज़बरदस्ती किसी को मार के गुनाह कबूल करवा दिया, उसने मार के डर से जो है गुनाह कबूल कर लिया आपके सामने। फिर वो अगर कोर्ट में गया और वहाँ पे उसने ये बोला कि भाई मुझे मार के ये चीज़ जो है कबूल करवाई गई है, तो फिर वो चीज़ मान्य नहीं होगी। मतलब आप कितने भी एविडेंस जो है प्रस्तुत कर लो, लेकिन वो जो है अगर उसको खुद के खिलाफ मजबूर किया गया है वैसा काम करने के लिए, तो फिर वो लॉ के खिलाफ है। ठीक है। इट ओनली एक्सटेंड्स हिम टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स। और ये भी जो है सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में है, लेकिन ये जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में नहीं है। मतलब देखो सिविल प्रोसीडिंग्स में क्या है, आपने जो है क्या कहते हैं, जैसे आपने टैक्स नहीं भरा, ठीक है, आपने टैक्स चोरी की है, कर चोरी की है, तो फिर उसके में आप क्या है आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। या फिर जैसे कि आपने कहीं पर मतलब कि किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपने क्या करा किसी तरीके से सर्टिफिकेट जाली वगैरह बनवा के आपने जो है क्या कहते पर्टिकुलर ऑफिस को जो है एक तरीके से आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी तरीके से पता चल जाए कि भाई आपने जो है आप इसको मतलब कि आप गलत तरीके से यहाँ पर पहुँचे हो, तो फिर आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है, आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा सकते हैं, और भी जो भी चीज़ ज़रूरी हो तो उस तरीके से मंगवाया जा सकता है। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। कहाँ तक ये एक्सटेंड नहीं होता, जैसे कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, मतलब आप किसी भी प्रकार का मटेरियल ऑब्जेक्ट को है प्रस्तुत करने के लिए कंपल्सरी एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ। कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन ब्लड स्पेसिमेन, जैसे जो थंब इम्प्रेशन होते हैं, ब्लड स्पेसिमेन होते हैं, ये भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इसको मतलब इस पर लागू नहीं होगा। मतलब जैसे कि आप मटेरियल ऑब्जेक्ट को लागू करने के लिए जो है जब सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी तो मांगा जा सकता है आपसे, ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट वही हो गए कि भाई आपसे कोई कागजात मांगे जा सकते हैं, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं कि भाई आप प्रूफ दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ आप जो है मतलब कि विटनेस नहीं माने जा सकते, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये चीज़ लागू होगी। कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन एंड ब्लड स्पेसिमेन, मतलब अगर आपसे भाई कहीं जगह पे होता है आपका थंब मांगा जाता है, मान लो कोई ऐसा है जालीसाजी चल रही है, ठीक है, आपने साइन किसी और के करके कोई चीज़ निकाल ली, तो भैया आपके साइन मिलाने के लिए आपसे साइन करवाया जाएगा ना, दोबारा आपसे दोबारा थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा ना। आपने कोई गलत रिपोर्ट या कुछ ऐसा है मेडिकल में कुछ गलत प्रूफ हो गया, तो भाई आपका ब्लड स्पेसिमेन की डिमांड की जा सकती है। कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ये इन तीनों केसेस में जो है ये डजंट एक्सीडेंट होता है। फिर आर्टिकल 21 क्या कहते हैं, मतलब लागू नहीं होता है एक तरीके से, क्या ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो प्रोविजन है। फिर आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. This right is available to both citizen and non-citizen. इसमें क्या कहा गया है कि no person shall be deprived of his life of or personal liberty except according to the procedure established by law. मतलब किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से आप जो है मतलब कि डिप्राइव नहीं कर सकते सिवाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, सिवाय किसी लॉ के अंडर में। अगर किसी लॉ में पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड की गई है या पर्टिकुलर प्रोविजंस रखे गए हैं तब तो आप जो है ये काम कर सकते हो, मतलब आप ये पर्सनल लिबर्टी और क्या कहते हैं इस हिज लाइफ को जो है उस पर जो है क्या कहते हैं एक तरीके से रोक लिमिट कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा नहीं है। दिस राइट इज़
अवेलेबल टू बोथ सिटीज़न एंड नॉन सिटीज़न, और ये राइट जो है दोनों सिटीज़न और नॉन सिटीज़न के खिलाफ को अवेलेबल है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या कहता है? बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ दैट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज़ अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। मतलब कि जैसे किसी ने कोई सरकार द्वारा कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, जिससे कि आपकी पर्सनल लिबर्टी या फिर आपकी लाइफ को लेकर जो है कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं, तो जो वैलिडिटी ऑफ द लॉ दैट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज़ अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। मान लो कि पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है, जैसे कि भाई प्रॉपर बिल पास किए गए हैं, ठीक है, प्रॉपर बिल पेश किए गए पहले, फिर उन्हें बाकायदा जो है हमारे दोनों सदनों से जो है पास करवाया गया है, फिर भाई प्रॉपर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है, फिर जाके वो जो लॉ बना है। तो अब इसमें जो है पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ठीक है, उसको लीगल लॉ बनाया गया है। तो ऐसे केस में जब भाई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है और फिर आपकी जो है कोई पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल लाइफ को लेकर जो है लिमिटेशंस लगाई गई हैं या कुछ आपकी ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई गई है, तो फिर उस पर जो है ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि वो अनफेयर है, अनजस्ट है या अनरीजनेबल है। मतलब अगर लॉ बनाकर कोई चीज़ लागू किया जा रहा है और लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है वो सही फॉलो हुआ है, तो फिर वो अनफेयर, अनजस्ट या अनरीजनेबल नहीं होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अ डॉक्ट्राइन इज नॉट ओनली चेक इफ देर इज अ लॉ टू डिप्राइव लाइफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ऑल्सो इंश्योर्स दैट द लॉ इज मेड फेयर एंड जस्ट। मतलब इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं देखी जाती है कि आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया है, वो तो एक मुद्दा है कि आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया हो, इसका तो एक तरीके से कि इस पे जो है चेक तो किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी चेक की जाए कि जो उसका असर हो रहा है किसी चीज़, किसी पर्सन पर या किसी की लाइफ पर, वो फेयर और जस्ट है या नहीं है, ठीक है, तो उसको भी देखा जाएगा। मतलब आपने पूरा प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से फॉलो किया है, वो तो होगा ही, लेकिन उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप जो लॉ लागू कर रहे हो वो भी कितने हद तक सही है या कितने हद तक गलत है, उसको भी चेक किया जाएगा और तभी वो जो है सही या गलत माना जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? लैंडमार्क केसेस ऑन आर्टिकल 21, ये क्या कहते हैं? गोपालन केस जो था 1950 का, इसमें प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि जो ये आर्टिकल 21 है, उसके अंदर जो गोपालन केस हुआ था 1950 का, तो उसमें क्या कहा गया था कि ये जो आर्टिकल 21 है ये सिर्फ अवेलेबल है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। मतलब कि जैसे कि लॉ का प्रोसीजर अगर सही फॉलो हुआ है, ठीक है, तो फिर लेजिस्लेशन में तो कोई दिक्कत हुई नहीं है, सिर्फ भैया उसको जो है एग्जीक्यूटिव लागू किस तरीके से कर रही है उसके खिलाफ ही जो है क्या कहते हैं, उसके खिलाफ ही जो है मतलब कि ये इसको प्रोटेक्शन इसके अंडर में अवेलेबल है। लॉ आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन जो ले रहे हैं उसके खिलाफ नहीं, अगर वो प्रोसीजर सही फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो जो है मान्य होगा, वो उसके जो है प्रोविज़न लागू होंगे। हेयर एससी टुक्स द नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, और इसमें कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया था किसका? आर्टिकल 21 का। फिर क्या कहते हैं? पर्सनल लिबर्टी, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू अ पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब किसी बॉडी, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे कहने का मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था रेफर्स, मतलब कि इन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन निकाला आर्टिकल 21 का कि भाई जो फ्रीडम है ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी एंड पर्सन, तो वो एनकम्पास करती है सिर्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन और अदर फॉर्म ऑफ अनलॉफुल इन्फ्लुएंसेस को जो है वो नहीं देखती है। मतलब किसी को मतलब कि जो है आर्बिट्री अरेस्ट कर लिया गया हो ज़बरदस्ती या डिटेंट कर लिया गया हो, तो उस केस में तो ये लागू होता है, लेकिन भाई उसका जो है इंटरफेरेंस क्या निकलेगा? अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, मतलब कि
तरीका अगर उन्होंने सही चुना है तो फिर ये लागू, मतलब फिर उन पर कोई जो है उनके अगेंस्ट जो है इस पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, मतलब सॉरी, अगर किसी ने तरीका गलत चुना है, ठीक है, जो प्रोसीजर है पूरा अगर वो गलत है तो भाई एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसका असर किसी पे क्या होगा इसकी जो है मतलब चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता था। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि उसका जो है असर क्या होने वाला है लोगों पर वो नहीं देखा जाता था, सिर्फ आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया है या नहीं ये देखा जाता था। फिर मेनका गांधी केस आया 1978 का, इसमें कहा गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट दी आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब कि सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि भैया वो आपने जो है उसको मतलब सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ है नहीं है, वो जो है अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी है। मतलब सिर्फ उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने प्रोसीजर सही फॉलो किया है कि नहीं किया है, उसका असर पर्टिकुलर बंदे पे या पर्टिकुलर बंदी पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सिटीजन पे क्या हो रहा है, ये भी देखा जाएगा, ठीक है, कि आपने जो लॉ बनाया है वो किस हद तक सही है। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड बाय लॉ, और किसी भी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को जो है मतलब लॉ द्वारा छीना नहीं जा सकता। यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है, जब लॉ कहाँ किस हद तक सही या गलत है ये भी देखा जाएगा, सिर्फ प्रोसीजर नहीं देखा जाएगा। तो ये बात आ जाएगी ना सामने कि भाई किसी भी पर्सन को जो है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते, उसे छीन नहीं सकते, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इज रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए। फिर राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ये कवर करता है, ठीक है। आप जो है ये जो पर्सनल राइट टू लाइफ जो गिवन है इसमें जो है किसी पर्सन को डिग्निटी के साथ जीने का भी अधिकार ये भी कवर करता है। पर्सनल लिबर्टी वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, इट कवर्स अ वेराइटी ऑफ राइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ अ मैन, इट इज़ अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ आर्टिकल 21, मतलब ये जो है एक तरीके से इसका दायरा बढ़ाया गया और ये कवर करता है हर तरह के राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ मैन को, ये वाइडर इंटरप्रिटेशन है अंडर आर्टिकल 21। फिर केएस पुट्टास्वामी केस आया 2017 में, इसमें कहा गया कि प्राइवेसी इज़ अ नेचुरल राइट, प्राइवेसी जो है भाई वो नेचुरल राइट है, ठीक है, और दैट इनहेरेंस और नेचुरल पर्सन, और ये जो है हर नेचुरल पर्सन को अवेलेबल है भाई, उनको हक है भाई अपनी प्राइवेसी के हक में, मतलब जितने भी नेचुरल पर्सन अवेलेबल या जितने भी नेचुरल पर्सन यहाँ पर देश में हैं उन सबको जो है ये प्राइवेसी का राइट जो है अवेलेबल है एज अ नेचुरल राइट, एंड राइट में बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय स्टेट एक्शंस इफ़ इट पजेस 3 टेस्ट, और ये जो है इस राइट को जो है स्टेट तभी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जब ये 3 टेस्ट पे जो है एक तरीके से फेल हो जाएगा। जैसे सच स्टेट एक्शन मस्ट बी लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव मैंडेट, पहली बात तो लॉ द्वारा बनाया गया हो किसी चीज़ को, किसी लॉ कानून के द्वारा किसी चीज़ को अगर इम्पोज किया जा रहा है तभी भाई आप किसी को किसी की प्राइवेसी को जो है में इंटरफेयर या छीनने के अधिकारी हो। इट मस्ट बी परस्यूइंग अ लेजिटिमेट स्टेट पर्पस, और किसी स्टेट पर्पस भाई जब अगर किसी की प्राइवेसी में दखल दे रहा है स्टेट तो भैया उसका जो है एक लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए। आपकी ऐसे ही मतलब आपका मन करा तो आपने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कोई बहुत बड़ा कॉज होना चाहिए तभी आप जो है किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर सकते हो या छीन सकते हो। इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट मतलब कि वो जितना भाई जितना बड़ा कॉज है उसी हिसाब से किसी की प्राइवेसी में आप इंटरफेयर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हादिया केस आया 2017 का, इसमें कहा जाता है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21, मतलब किसी के द्वारा को मैरी करना, मतलब एक इंसान जो भाई एक जितनी भी प्रिस्क्राइब लिमिट की जो एज है उसको अगर अटेंड कर चुका है तो उसके द्वारा किस पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का उसे अधिकार है, वो अपनी मर्जी का जो है लाइफ पार्टनर चुन सकता है। ये भी आर्टिकल 21 के अंडर में दिया गया है जो कि हादिया केस आया था 2017 का, और ये भी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आता है, मतलब अपने मनपसंद के इंसान के साथ शादी करना रहना ये पर्टिकुलर बंदे का हक है, ठीक है, और इसे भी जो है किसी लॉ द्वारा मतलब आप ऐसे ही नहीं छीन सकते।
M.K. रजनीकांत जजमेंट आया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिकॉग्नाइजेज द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट अंडर आर्टिकल 21 एंड 14 आर इसेंशियल टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब जो क्लाइमेट चेंज का है, मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि कोई फैक्ट्री जो है सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट करी जा रही है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को भाई दिक्कत होगी, ठीक है। आप ऐसी चीज़ कोई कर रहे हो कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक तरीके से आप सबका नुकसान कर रहे हो। तो क्लाइमेट चेंज पर अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट हो रहा है आपके किसी एक्शन का, तो इसके खिलाफ भी प्रोटेक्शन दिया गया है भाई, आपको वो काम करने से रोक दिया जाएगा लॉ बनाकर, क्योंकि आप जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है दूसरों की जो है इम्पैक्ट कर रहे हो लाइफ को, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 21 जो है एक तरीके से इलीगल या गलत माना जाएगा। और आर्टिकल 14 भी कि भाई राइट टू लाइफ सबका, मतलब इक्वालिटी का जब अधिकार आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो है सब जो है इक्वल हैं। जैसे कि मान लो आपने कहीं का पानी पॉल्यूट कर दिया, ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी द्वारा जो है पॉल्यूट हो गया। अब भाई जो अमीर लोग हैं वो तो भाई अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने तो भाई बॉटल कहीं और से पानी मंगवा के पी लिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो वही पानी पियेंगे ना। अब देखो पोल्यूशन आपने किया, आपने तो दूसरी जगह से पानी मंगा के पी लिया, लेकिन जो लोग वहाँ के हैं, अब पानी पर तो सबका अधिकार बराबर का है ना, तो फिर उनको जो है आपके एक्शन द्वारा क्योंकि दिक्कत हो रही है तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, आपको जो है पर्टिकुलर काम के लिए दोषी माना जाएगा या फिर आप पर जो है लिमिट लगाई जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि भाई जो ये क्लाइमेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी जो है प्रोटेक्शन अवेलेबल है पर्टिकुलर इंसान को, तो ये जो है अंडर आर्टिकल 21 और अंडर आर्टिकल 14 कवर होते हैं। फिर देखो कुछ राइट्स जो हैं वो अंडर आर्टिकल 21 गिवन है, जैसे कि कौन कौन से इसके दायरे में कौन कौन से राइट आते हैं। इसका एक मोटा मोटा जो है आपको जो है मतलब एक तरीके से आइडिया होना चाहिए, जिससे कि मतलब अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में गिवन होता है तो पता रहता है कि भाई ये अंडर आर्टिकल 21 गिवन है। क्या है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये तो आता ही भाई, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, बिल्कुल अभी हमने बात करी, इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस इंडस्ट्रीज। फिर राइट टू लाइवलीहुड, ये ठीक है बिल्कुल। राइट टू प्राइवेसी है, फिर राइट टू शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फ्री एजुकेशन है अप टू 14 ईयर्स, ये भी दिया गया है। देखो ये अभी हम DPSP में देखेंगे, फिर इसको जो है लॉ बनाकर जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। राइट टू फ्री लीगल एड है, ठीक है, मतलब आपको किसी भी तरीके का मतलब अगर किसी को किसी के खिलाफ जो है मतलब कन्विक्ट किया गया है और कोर्ट में जाता है, उसके पास पैसे नहीं है कि भाई वो वकील कर सके बड़े से बड़ा, तो भाई उसको लेकिन लीगल एड का अधिकार है। तो भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है, फिर कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसको अपना केस जो है सुनाने के लिए जो है एक वकील जो है मुहैया कराया जाए, ठीक है, फ्री में या फिर उतनी फ़ीस में जितना वो अफोर्ड कर सकता है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग होना चाहिए, है गिवन है, मतलब राइट दिया गया है। मतलब आप किसी को भी जो है कहीं पर भी हथकड़ी लगा के जो है नहीं ले जा सकते, मतलब उसके खिलाफ भी जब तक कि कोई प्रॉपर जो है रीज़न ना हो, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन भी गिवन है कि अगर भाई किसी को जो है न्याय मिलने में देरी हो रही है या किसी चीज़ को लागू होने में देरी हो रही है, उसके खिलाफ भी जो है राइट मिला हुआ है। राइट टू ट्रैवल एब्रोड, ये भी आपका अधिकार है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, आपको ज़बरदस्ती जो है लेबर बना के काम नहीं करवाया जा सकता। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरेसमेंट, आपको पहले अरेस्ट करके फिर भाई आपको ज़बरदस्ती जो है आपको पहले अरेस्ट करके फिर आपको ज़बरदस्ती जो है हरेस नहीं किया जा सकता या कस्टोडियल हरेस्ट नहीं हो सकता। फिर राइट अगेंस्ट इमरजेंसी मेडिकल एड, इसके खिलाफ भी गिवन है। फिर राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें भी आपको जो है ये राइट है कि भाई आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, ये भी आर्टिकल है कि ये भी राइट गिवन है। देखो एक दिया गया है कि आप जो है अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, ये तो दिया ही गया है, और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो ये भी जो है राइट टू नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, मतलब आपको जो है अपने स्टेट से जो है ऐसे ही मतलब बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये भी जो है राइट आपको गिवन है। राइट टू फेयर ट्रायल मतलब आपके खिलाफ किसी चीज़ का ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की धांधली का प्रयोग ना किया जा रहा हो। राइट ऑफ प्रिजनर्स टू हैव नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ये भी अधिकार है कि आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ होनी चाहिए लाइफ की, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये एक तरीके से ये है कि भाई थोड़ा
एफर्ट आप भाई जिम्मेदारी तब बनती है जब उनकी कैपेबिलिटी है। जैसे कि आपने कोई चीज़ की डिमांड की, सामने वाला उसके देने के लायक भी है या नहीं है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं कि वो आपकी पर्टिकुलर डिमांड को फुलफ़िल कर सके। तो उस तरीके से देखा जाता है कि आपकी सॉरी मतलब वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो हम आगे पढ़ेंगे जब डीपीएसपी में होता है कि भाई आप जो है पर्टिकुलर किसी की क्षमता के हिसाब से ही आप पर जो है क्या कहते हैं वो कोई सर्विस जो है दे सकता है ना आपको वो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है राइट टू प्रिजनर्स टू हैव नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि किसी को बंदी बना के रखा है, जो प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, बंद कैद में होते हैं, उनके पास भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ की जो है उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। मतलब जो उनकी बेसिक नीड है भाई, खाना, सोना, या ये सब जो चीज़ें आती हैं वो उनको अवेलेबल करवाना चाहिए प्रिजन में भी। फिर राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, भाई ये राइट भी है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, किसी को पब्लिक में हैंग करने के अगेंस्ट में भी राइट है। राइट टू रोड इन हिली एरियाज़, आप हिली एरियाज़ में जो है रोड प्रोवाइड कराएंगे, ये भी जो है उनका राइट है भाई। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, आप ने किसी हाई कोर्ट ने आपको कोई से फैसला सुना दिया और आपको जो है मुजरिम करार दे दिया, लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि आप फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकते हो उसके खिलाफ़ कि भाई मेरे खिलाफ़ जो है गलत एक्शन लिया गया है, या फिर ये जो है इसमें पर्टिकुलर मतलब मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। फिर राइट ऑफ फैमिली पेंशन का अधिकार है। राइट, ये सब जो चीज़ें जैसे फैमिली पेंशन हो गई, ये क्षमता को भी देखा जाता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप जो है जाके आपने क्या कहते एक अपने राइट्स को जाके आपने ऐसे ही मांग लिया, भाई सामने वाले की देने की क्षमता है या नहीं है, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर क्या है, राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की राइट दिया गया। राइट अगेंस्ट बार फेटर्स के खिलाफ भी आपको, ठीक है। फिर ये बार फेटर क्या होता है? बार फेटर वो होता है ना जब आपके पैर वगैरह में जो बेड़ियाँ वगैरह डाल दी जाती हैं कि आप जो है मूव ना कर पाओ, ठीक है, तो वो चीज़ है बार फेटर, उसके अगेंस्ट भी जो है आपको राइट गिवन है। फिर राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी राइट है आपको। राइट टू स्लीप है, आप अगर सोना चाहते हैं तो भाई आप सो सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन है। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। राइट टू अपॉर्चुनिटी गिवन है आपको। राइट टू डिसेंट ब्यूरियल एंड क्रिमेशन भी अवेलेबल है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब पैसिव यूथेनेसिया। आपने अगर ये ये जो वर्ड है यूथेनेसिया, इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि कई जगह पे क्या होता है कि बहुत लोग, जैसे कि मान लो आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई ना जिसमें आपको दिन रात दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, आप वो चीज़ सह नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको दिन रात पेन हो रहा है और फिर उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मतलब उस पेन से आपको राहत नहीं मिलेगी आप जब तक जीवित रहोगे, ऐसा मेडिकल में कह दिया गया है। और आपसे इतना पेन हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर भाई आपको जो है यूथेनेशिया का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको उस दर्द से मुक्ति दे दी जाए, मतलब आपकी इच्छा मृत्यु जो बोलते हैं, इच्छा मृत्यु होना, कि भाई जब उसका कोई इलाज मौजूद नहीं है और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मुझे इस दर्द को हर रोज़ सहना पड़ेगा, मतलब और वो दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा है, तो आप जो है इच्छा मृत्यु का जो करते हो ना कि मुझे इच्छा मृत्यु मिलनी चाहिए, मतलब मैं अब नहीं जीना चाहता हूँ वाला। लेकिन इसमें भी बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं, मतलब कि जहाँ तक चांसेस होते हैं कि आप, क्योंकि मेडिकल साइंस में सिंपल सी बात है कि वो लास्ट टाइम तक हार नहीं मानते हैं, ठीक है, तो तब तक जब हार मानते ही नहीं है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लेकिन यूथेनेशिया वाला जो है इच्छा मृत्यु वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात की गई है कि आपको राइट टू डाई विद डिग्निटी का है काम। लेकिन जो ये यूथेनेशिया का केस, इस केस में भी लागू होता है। तो ये कुछ जो थे आर्टिकल जो हैं दिए गए थे किसके अंदर में, आर्टिकल 21 के अंदर में। फिर आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21 जो ए जो है इंसर्ट किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एक्ट था 2002 का, इसके द्वारा जो है आर्टिकल 21A को जो है इंसर्ट किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड लीगल कंपलसरी एजुकेशन, मतलब स्टेट जो है वो ऐसे इंतज़ाम करेगा कि जो है फ्री और लीगल कंपलसरी एजुकेशन जो है मिल सके टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज टू 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ
माइंड मतलब अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है उसको मतलब किसी लॉ को बनाकर जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को उसको जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए। दिस प्रोविजन मेक ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वहीं तक जो है क्या कहते हैं मतलब ये कितना 10th और 10th 12th तक की जो एजुकेशन है आप उसको जो है फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। भाई हायर और प्रोफेशनल, भाई आप ये कहो कि एमबीबीएस करना मेरा अधिकार है मेरा कंपलसरी एजुकेशन के अंदर में, तो सरकार को मुझे एमबीबीएस फ्री में करवाना चाहिए। या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे भाई वो पर्टिकुलर फ्री में करवाएं। तो ये अधिकार आपको हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो फ्री में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट है। In pursuance of Article 21, the Parliament enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education RTE Act 2009। और इसी चीज़ को जो है लागू करने के लिए जो ये 6 से 14 साल वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसी चीज़ को लागू करने के लिए फ्री एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है सरकार जो है फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आई कब 2009 में। इन द उन्नी कृष्णन केस जो 1993 का आया था, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। और इसमें जो है क्या कहते हैं जो राइट टू एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन स्पेशली को जो है फंडामेंटल राइट के अंडर में रख दिया गया अंडर आर्टिकल 21 किसमें उन्नी कृष्णन जो केस था 1993 का। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर में क्या कहा गया, एजुकेशन फॉर ऑल इज कंसिडर्ड द डॉन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन्स राइट। मतलब जो एजुकेशन है ऑल सिटीजन ऑल के लिए जो कंसिडर किया जाता है ये डॉन ऑफ द सेकेंड रेवोल्यूशन होगा इन द चैप्टर ऑफ द सिटीजन्स राइट। मतलब ये एक तरीके से बदलाव की जो रोशनी है, मतलब आपने अगर किसी को मतलब सबको जो है फ्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाई तो ये एक नई रोशनी की तरह जो है सेकेंड रिवोल्यूशन का काम करेगा। ठीक है। अदर चेंजेस मेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 का, उसने क्या क्या चेंजेस किए। आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन। इसमें जो है पार्ट 4 में जो है आर्टिकल 45 को ऐड किया गया जो कि डीपीएसपी के अंदर आते हैं, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं कि आप प्रोविज़न ऐसे बनाइए कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा सके। चेंजेस आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो है चेंजेस क्या है इसको लागू करने के बाद, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन until they complete the age of 6 year। मतलब जो यहाँ पे है जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो तो 6 से 14 साल तक की एज के लिए दिया गया है कि भाई आपको जो है क्या कहते हैं यहाँ तक की जो है शिक्षा जो है फ्री में ग्रहण मतलब प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन जो मतलब जो भी 0 से लेके जो 6 साल तक के बच्चों की है, ये तो 6 से 14 है, 0 से 6 साल तक के बच्चों के जो प्रोविज़न है वो जो है क्या कहते हैं किस में रखा गया है, वो जो है आर्टिकल 45 है जो कि पार्ट 4 में डीपीएसपी का जो है उसमें रखा गया है कि भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो भी जो है प्रोवाइड करवाना पड़ेगा सरकार को जितनी उसकी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग। फिर आर्टिकल 51A क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कहता है, आप तीनों चीज़ें समझो। एक जगह देखो ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात हो रही है, और यहाँ जो बात कही गई थी वो जो है फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी। अब तीनों में क्या क्या चेंज है। फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है कि आपको जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, आप ऐसा कोई लॉ बनाओ। इसके बाद इन्होंने जो है आरटीई एक्ट 2009 का लागू करा। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या गया है, तो यहाँ पे इन्होंने 6 से 14 साल की जो है एक तरीके से एजुकेशन को जो है फ्री बनाने का कॉन्सेप्ट लागू किया, या फिर उसमें जो है मिनिमम खर्चा हो लोगों का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि भाई आप जो है 0 से लेके जो 6 साल के लोग हैं बच्चे हैं उनकी जो है अर्ली चाइल्ड को केयर चाइल्डहुड जो केयर है उसे प्रोवाइड करवाओ। ठीक है,
ताकि वो जब तक 6 साल के नहीं हो जाते तब तक जो है उनका जो है पूरा मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट हो सके। अब भाई कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो मतलब कि तो आपको 0 से 6 साल तक के बच्चों की जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर को जो है प्रोवाइड करवाना है। फिर 51 में क्या कहा गया है, ये सबके माता पिता की जिम्मेदारी है भाई, उन पर ड्यूटी मतलब एक तरीके से ड्यूटी जो है इम्पोज की गई है कि भाई वो लोग जो हैं क्या कहते हैं मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के अपने बच्चों की जो है कंपलसरी एजुकेशन के जो है प्रोविज़न बनाए। ठीक है, मतलब कि तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, एक जो है फंडामेंटल राइट भी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लागू किया गया। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के भी प्रोविज़न बनाए गए, और जो 51A में जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं उनके में भी जो है प्रोविज़न जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी जोड़ा गया, और इसे कहा गया कि ये भी भाई राइट टू लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, अब आर्टिकल 22 से हम अगले वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।